हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 27 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 26 अगस्त को यानी कल नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और धांडिंग जिलों में भोटे, कोसी और त्रिशुली नदियों में आई भीषण आकस्मिक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड का संभावित मुख्य कारण क्या माना गया है। जो फ्लैश फ्लड आया नेपाल में अभी, इसमें 105 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है और बहुत सारे अभी लोग मिसिंग हैं। तो इस संबंध में दोस्तों, ये जो फ्लड फ्लश आया था, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कि लोहंडे खोला नदी में जो बर्फ़ की चट्टानें हैं, वहाँ पे हिमस्खलन होने के कारण से बर्फ़ की जो चट्टानें थीं वहाँ पे जमी हुई थी। अचानक से वो बर्फ़ पिघल गई और त्रिशुली नदी में अचानक से बाढ़ चली आई, जिसके कारण से ये जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई नेपाल में। इसका मुख्य कारण है लोहंडे खोला नदी में। और जो यूएसए के वैज्ञानिक हैं, उनका भी कहना है कि नेपाल तिब्बत के रीजन में 4.4 जो तीव्रता की भूकंप आया था, जिसके कारण से नदी के ऊपरी क्षेत्र में जो बर्फ़ जमी हुई थी उसमें अचानक से दरार आने लगी, वो पिघल गया और ये बाढ़ का कारण बना है। ये सभी संभावित कारण हैं, मिलजुल कारण हो सकते हैं, इसकी जांच की जा रही है। मुख्य रूप से दोस्तों लोहंडे खोला नदी में ये हुआ था और उसी के आसपास में नेपाल में एक भोटे, कोसी नदी है, त्रिशुली नदी है। तो इस नदियों में अचानक से पानी बढ़ गया हिमस्खलन के कारण से, और जो भी वहाँ पे जलविद्युत परियोजनाएँ थी, सड़क, पुल, बांध आदि बह गए। बहुत से जो टूरिस्ट है अभी लापता हैं। इसमें भारत के भी 100 से अधिक टूरिस्ट का जो है अभी खोजबीन की जा रही है। भारत के द्वारा इस संबंध में नेपाल के साथ हमारा जो नेवर फर्स्ट पॉलिसी है, उसके तहत से नेपाल को जो है ट्रांस यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा जा रहा है, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गया, खाना पानी, टेंट वगैरह जो भी है सुविधाएँ भेजी जा रही हैं। दोस्तों मुख्य रूप से जो त्रिशुली नदी है नेपाल की, वो बिहार में वही गंडक नदी या गंडक नदी है। और इस बिहार में इसकी टोटल लंबाई 260 किलोमीटर लंबाई है, जिससे बिहार में भी जो है बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो यहाँ से वाल्मीकि नगर बैराज, यहीं पे दोस्तों ये वाल्मीकि नगर बैराज है, और यहीं से गंडक नदी पे एक बैराज बनाया गया है, वाल्मीकि नगर बैराज। और जो गंडक नदी के आसपास के रीजन हैं, ज़िले हैं, गोपालगंज हो गया, पश्चिमी चंपारण, बगहा, बेतिया, ये सब जो क्षेत्र हैं, सीवान, छपरा, हाजीपुर, तो ये सब जगहों पे दोस्तों प्रेशर बना हुआ है, बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और सरकार के द्वारा लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगला है 25 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6.5 घंटे के स्पेस वॉक के दौरान क्यू बैंड स्पेस टू ग्राउंड संचार एंटीना लगाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में कौन कौन शामिल थे। तो दोस्तों इसमें 2 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। अनिल मेनन भारतीय अंतरिक्ष यात्री और सोफी एडनोड फ्रांस के अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्हीं के द्वारा ISS पे जो है स्पेस वॉक करके क्यू बैंड स्पेस टू ग्राउंड संचार एंटीना लगाया गया, उसमें सुधार किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य था कि ISS के 01 ट्रांस सेगमेंट का एक नया स्पेस टू ग्राउंड क्यू बैंड संचार एंटीना स्थापित करना। अनिल मेनन की तीसरी स्पेस वॉक थी और सोफी एडनोड की दूसरी स्पेस वॉक थी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ये पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट है, यानी पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर एक कृत्रिम रहने के लिए एक सैटेलाइट टाइप का एक स्टेशन है, उपग्रह है, जिसे नासा और रूस का रोसकोसमोस, जक्सा, ESA जापान का जक्सा, यूरोपियन यूनियन का ESA और CSA के सहयोग से संचालित किया जाता है। क्यू बैंड संचार प्रणाली मुख्य रूप से रेडियो तरंगों का एक फ्रीक्वेंसी बैंड है, जिसका उपयोग ISS पर हाई डाटा रेट यानी सेंसर डाटा, लाइव वीडियो वॉइस पृथ्वी पर भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्यू बैंड का। अगला है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में लद्दाख के न्योमा मुद ड्रॉप जोन में किस स्वदेशी सैन्य कॉम्बैक्ट पैराशूट सिस्टम का 22,000 फीट की ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया गया। दोस्तों पैराशूट है, स्वदेशी है, सैन्य कॉम्बैक्ट पैराशूट सिस्टम है,
और इसे लद्दाख में इसका सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम पूछ रहा है, इसका नाम है MCPS, सैन्य कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, सैन्य कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम। इसी का लद्दाख के लेह ज़िले में नवाम मुद्ध ड्रॉप जोन में इसका सफल परीक्षण किया गया है। और ये बहुत ही कम तापमान में 22,000 फीट समुद्र तल से ऊंचाई से छलांग लगा कर किया गया, इस पैराशूट का परीक्षण किया गया। अगला है, भारतीय नौसेना ने 31 अगस्त 2026 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में अपने दूसरे स्वदेशी निस्तार श्रेणी के डाइवर सपोर्ट वेसल को शामिल करने जा रही है। इस पोत का नाम क्या है? तो 31 अगस्त को इसको शामिल किया जाएगा नेवी में। निस्तार श्रेणी के दूसरा स्वदेशी पोर्ट है, डाइवर सपोर्ट वेसल पोर्ट है। इसका नाम है दोस्तों निपुण। ये भारतीय नौसेना द्वारा 31 अगस्त 2026 को मुंबई स्थित जो नेवल डॉकयार्ड है वहाँ पर इसको इस बेड़े में शामिल किया जाएगा। इस पोत का जो निर्माण है विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL द्वारा किया गया है। इसका निर्माण इसका याद रखिएगा, निर्माण ज़्यादा पूछता है आजकल। और ये दूसरा डाइवर सपोर्ट वेसल है। इसका प्रमुख काम ये है कि गहरे समुद्र में उतरना यानी गोताखोरी करना, पनडुब्बी बचाव अभियानों में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। इसमें 80% से अधिक जो स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल किया गया है। निस्तार श्रेणी में दोस्तों 2 जहाज INS निस्तार पहला पोत है, INS निपुण इसका दूसरा पोत है। दोनों का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी गन्ना उत्पादक डाटा दिया गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, ये गलत है। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील जो है लैटिन अमेरिकन कंट्री ब्राज़ील, वहीं पर सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भारत के शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य हैं। फर्स्ट स्थान पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे महाराष्ट्र है। तो ये कथन सही है दोस्तों, इसमें सिर्फ 2 हो जाएगा, केवल 2। हाल फिलहाल दोस्तों अभी जो E20 इथेनॉल का जो पेट्रोल मिथेनॉल मिलाया जा रहा है, उससे जो चीनी का दाम है वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया है, महंगा चीनी महंगी हो गई है। इस संदर्भ में क्वेश्चन सेट किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। ICERD यानी नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय विषय किस वर्ष में अपनाया गया था? तो 1965 में अपनाया गया था। जो ये नस्लीय भेदभाव पे उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय विषय है इसको 1965 में अपनाया गया था। इसका भी रिपोर्ट आया जिसमें भारत के बारे में कुछ डाटा निगेटिव है, जिसको भारत सरकार सिरे से नकार दिया है कि ये पक्षपातपूर्ण डाटा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मत्स्य पालन और नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया है? तो दोस्तों ये है सेशल्स के साथ हमारा जो है ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया है सेशल्स के साथ। और सेशल्स के साथ हमारा एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास भी होता है जो लेमेटी एक्सरसाइज सेशल्स के साथ होता है। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही था। थैंक यू।